श्रोताओं, मैं डायरेक्टर रेडियो बूज मुकेश गंभीर आज एक बार फिर से आपके मुखातिब हूं। मैं आपसे अक्सर कहा करता हूं कि स्टूडियो में मुझे तब आने का चार्म रहता है जब हमारे पास स्टूडियो में कोई विशेष व्यक्तित्व रखने वाली पर्सनैलिटी हमारे यहाँ आती है। आप देख पा रहे हैं और अभी सुनेंगे भी, आज हमारे मध्य मिसेस मनीषा भारद्वाज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने का। मैं एज यूजुअल मिस्टर राजेश्वर विशिष्ट का भी स्वागत करना चाहूंगा। ही इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रेडियो। कारण ये है कि अक्सर बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन ये रखते हैं और बताते रहते हैं। कहने को मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर ये मेरे से भी बहुत आगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं सर। और मैं उनका बहुत मान करता हूँ, आदर करता हूँ और पूरी तरह से रेडियो बूज का सहयोगी मानते हैं। तो मनीषा जी, आज आप हमारे मध्य बैठी हैं। मुझे ये मालूम हुआ है कि आप एक बहुत अच्छी पेंटर, तो हम आप से संबंधित बातचीत एज ए पेंटर ही शुरू करना चाहेंगे। मैं जानना चाहूंगा और मेरे श्रोताओं को भी आप ये बताइए कि किस तरह की पेंटिंग्स आप करती हैं, प्लस कहाँ आपकी पेंटिंग को रिकॉग्निशन मिल चुकी है। क्या आप एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करती रही हैं? उसके बारे में थोड़ा शुरुआत वहां से करते हैं। मैं सेल्फ taught आर्टिस्ट हूँ। ओके। मेरी जर्नी इनफैक्ट 8 साल पहले शुरू हुई थी। ओके। जब गिफ्ट देने के लिए मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था। और बस वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो कभी रुकी नहीं। ओके। यूजुअली मुझको फिगर्स एंड फेसेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली आई वुड से फेसेस जिनमें कई कहानियाँ लिखी होती हैं। ओके। आई एम नॉट लुकिंग पर से एज फॉर अ मॉडल। मुझको ऐसे चेहरे जिनकी लकीरें होती हैं, जो कई कहानियां बयान करती हैं, जिंदगी के स्ट्रगल्स बयान करती हैं, मुझे वो बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनको बना रही होती हूँ, मैं धीरे धीरे उनकी जर्नी समझ रही होती हूँ, उनकी परेशानियाँ, उनके अचीवमेंट, क्या क्या उन्होंने जिंदगी में देखा। मुझे ऐसा लगता है मैं उन्हीं के साथ जुड़ती चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक वाक्य बताऊंगी। तो एक बार मुझे साध्वी बनाना था। ओके। तो बिकॉज हमको थीम वही मिला था कि बनारस के ऊपर कुछ। जब मैंने बनारस सुना तो मेरा ध्यान गया कि सब तो साधु बनाते हैं। हाँ। वहाँ पे एक अलग पूरी संस्था है जहाँ पर ये साध्वी रहती हैं, जिनकी अपनी ही अलग यूनिक स्टोरी लाइन है। उनके बारे में ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करता। तो मैंने साध्वी का चुना। तो ये जो मैं बताना चाहूंगी, मैं जब साध्वी बना रही थी, होते होते मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई उस काम में, इतनी इन्वॉल्व हो गई कि मैंने अपने आप को रात के 3 बजे उस कैनवस के सामने खड़े होकर जार रोते हुए पाया। मैं इस तरह से रो रही थी जैसे बच्चा सुबह के रोता है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं उसका पेन महसूस कर रही थी या क्या था, कुछ नहीं पता। और उस पेंटिंग को बनाने के बाद मैं इस तरह से उसके साथ जुड़ गई कि मुझे लगा मुझे कुछ और अपने आप को उभारने के लिए बनाना पड़ेगा। तब मैंने फिर दूसरी पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम शक्ति रखा था। जिसमें मैंने वुमन दिखाई थी फुल ऑफ पावर। मतलब उसके चेहरे पर उसकी जो बनावट थी और जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रोक्स दिए थे, वो उसी के, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम इस तरह से जुड़ जाते हैं अपनी पेंटिंग से कि मुझको एक्चुअली दूसरी पेंटिंग जिसमें बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, एक ऊर्जा थी, जिसने मुझको वापस वो जो साथी का बनाते बनाते जो मैं नीचे चली गई थी ना, वापस उस लेवल पे लाके खड़ा था। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये चीजें मेरे को इतना अपनी तरफ आकर्षित करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लैंडस्केप है या सिटीस्केप है, मुझे लगता है बड़ी ठंडी इमारतें, ये नहीं मुझे कुछ समझा पा रही। लेकिन जब ये सब शुरू होता है, जब फिगर्स होती हैं, फेसेस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी जिंदगी के साथ जुड़ ही गई। तो हाँ, यही करती हूँ।
मेरे 8 साल की जर्नी में मेरे जो कुछ काम जिन्होंने काफी अच्छी उपलब्धि पाई, उनमें से एक शक्ति थी जिसको इंडियन आर्ट फेस्टिवल में एज अ पोस्टर सेलेक्ट किया गया था। फिर एक अफगान जो गुल जो बहुत फेमस है ना, उनकी मैंने बनाई थी, उनके बचपन की। उसको लंदन क्लाइडन को हाउस ने ना केवल अवार्ड किया था बट उन्होंने अपने कलेक्शन में रखा है। तो अब वो रोलेक्स टावर के कलेक्शन हाउस में है, लंदन क्लाइडन को होम, और उसी में मुझको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था फॉर पीपल्स चॉइस एंड बेस्ट आर्ट वर्क। फिर मुझको रीजनल अवार्ड भी मिला है चारकोल के लिए। मैं एक्सटेंसिवली चारकोल यूज करती हूँ। कलर ब्लैक कलर प्रिडोमिनेटली मेरे आर्टवर्क में रहता ही है, तो उसके लिए मिला था। फिर मुझको गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से चारकोल एज अ मीडियम को बढ़ाने के लिए, आगे लेके आने के लिए फ्रंट पे, उसके लिए भी अवार्ड मिला था। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं। वुमेन अचीवर का अवार्ड मिला था, उसकी कहानी मैं बताऊंगी आपको। तो ये है। बाकी हाँ, एग्जीबिशंस मैं करती हूँ। एग्जीबिशंस प्रिडोमिनेटली मैंने जो एग्जीबिशंस करी हैं वो मेरी दुबई में है, हंगरी में है, एंड इटली में है, इंडिया में भी कुछ करी हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4 साल पहले ही शिफ्ट हुई हूँ इंडिया में, और उसमें से 2 इयर्स हमारे 2 इयर्स कोरोना में चले गए। तो एक तो एग्जीबिशन ही कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, बट हाँ इंटरनेशनली मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस करी। निशा जी, आपने बात करते हुए ये कहा कि यू आर ए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मैं समझना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल पेंटिंग ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई इरप्शन होती है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। वंस वी से दैट इट इज ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, और साथ हम ये कहें कि इट इज ए सेल्फ टॉट आर्ट, तो मुझे ये बात आपस में समंजस्य खाती हुई नजर नहीं आती कि किस तरह से पर्टिकुलर वन डे तक तो आप अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझ के समय गुजार रहे होते हैं। ऑल ऑफ ए सडन आप ब्रश, पेंट्स, कलर्स उठाते हैं और पेंट करना शुरू कर देते हैं, और आपको लगने लगा कि भाई यू आर ए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। इस बारे में, इस विरोधाभास को आप क्या स्पष्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल। तो जब मैं छोटी थी मैं स्केचेस किया करती थी। हाँ, कहीं अंदर था। तो एक और वाक्य शेयर करूँगी। हमारा इंग्लिश का ऐसे था, आई वाज वेरी गुड एट इंग्लिश। स्टोरी राइटिंग करनी थी, तो मैंने अपना स्टोरी राइटिंग कर लिया। आई हैड हाफ एन आवर एट हैंड, सो आई टुक अ पेन एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसके बारे में स्टोरी लिखी थी। तो इतना मैं करती थी। देन स्टडीज की तरफ हम झुकते चले गए, जैसे कि हमारा कल्चर है, स्टडीज पे ध्यान देना है, आगे करियर बनाना है। तो होते 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 स्टडीज, देन फर्दर आई वाज वेरी मच इनटू थिएटर्स आल्सो, ड्रामास, थिएटर्स, स्कूल रिप्रेजेंट करना, एलोक्यूशंस वगैरह ये सब। तो आर्ट कहीं विलुप्त हो गया, कुछ समझ नहीं आया कब वो मेरे लाइफ से एक साइड चला गया। बस उसके बाद कभी कुछ होता चला गया। देन सडनली लाइक यू सेड, एक दिन मुझको ऐसा लगा कि किसी को कुछ देना है, कुछ अच्छा सा बनाना है, तो क्या करें? चलो बहुत टाइम हो गया, आर्ट नहीं करें, कुछ उनका पोर्ट्रेट बना दो। तो जब वो पोर्ट्रेट बनाया और अपने आसपास लोगों को दिखाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तब ये सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, ये भी तो है ना जो मैं कर सकती हूँ। अपना नाम बना सकती हूँ। मतलब कब तक छाए में रहूंगी? इनकी बेटी, इनकी वाइफ, इनकी माँ, इनका ये, इनका वो, कितना, कब तक? कुछ अपना भी तो बनाना है। तो ये एक छोटी सी चिंगारी थी जो कब से थी कि कुछ अपने लिए करना है, एक अपना व्यक्तित्व बनाना है, एक अपनी पहचान बनानी है। बस वो वहीं इग्नाइट हो गई। अब आता है सेल्फ टॉट कैसे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग कभी नहीं हुई बट अंदर था। तो ये ट्रायल एरर्स, एक्सपेरिमेंट, कभी गलत बना, कभी अच्छा बना, कभी ऐसी रातें भी गुजरी जब पेपर फाड़ फाड़ के खूब रोई, मुझे कुछ नहीं आता, ये क्या है, छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो कभी बच्चों की तरह नाची कूदी कि अरे ये तो कितना प्यारा बन गया। तो ये जर्नी है जो मेरी अभी भी चले ही जा रही है। अभी भी मुझे लगता है कि अपने आप में मुकम्मल नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखना है। ये तो एंडलेस वेल है। तो
इसलिए मैं सेल्फ टॉट बोलती हूँ, क्योंकि मेरी एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, बस अपनी ही गलतियों से सीखती चली जाती हूँ। कभी किसी आर्टिस्ट के साथ बैठती हूँ, उनसे बहुत सीखती हूँ, उनकी बातों से बहुत प्रेरित होती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरे जो सबसे बड़े बहुत अच्छे दोस्त और बहुत बड़े मेंटोर हैं वो अतुल पनासे हैं, जो उन्होंने इनफैक्ट मुझे डिस्कवर किया था। और एक और है, उनके बारे में बताऊंगी। इन्होंने जब मुझे सब कहने लगे थे कि ये तो बस सिंपल पेंसिल का स्केच है ये, तो उन्होंने मुझको बोला था कि तेरे अंदर पोटेंशियल है एंड यू शुड वर्क मोर एंड मोर। जितना करना है, मुझसे कुछ पूछना है बता, लेकिन तुझे करना चाहिए। और बीच बीच में अभी भी बहुत प्रेरित करते रहते हैं। और एक जाहिरा, जो इनफैक्ट वो मॉरिशस से आर्ट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जब मुझे डिस्कवर किया था तब उन्होंने मुझको, जैसे कि अभी हम शेयर करेंगे, मैंने आपको बताया था अगोराफोबिया, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये फियर जो कि हम डिस्कस करेंगे वो इतना ज़्यादा था कि जिस दिन मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए जाके पेंट करना था, उस दिन मैंने फुट डाउन कर दिया, मैं नहीं जा रही, I'm not going. And she was the one who pulled me out of my shell and she said, you are going to do it because I can see it is in you and you have to do it. You cannot ruin that. And she pulled me out. विशेष साहब, आपने भी सब कुछ सुना जी। मैं आपसे एक बात साझा करके फिर पुनः मनीषा जी की तरफ मुखातिब होऊंगा। देखिए, ओशो अक्सर ये बात कहा करते हैं कि हम सब अपने भीतर बीज स्वरूप क्षमताओं को लेके पैदा होते हैं, और वो क्षमताएं जो हैं वो कब कहां किसके माध्यम से विकसित हो जाएंगी ये हमें मालूम नहीं। तो वो ये कहते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे अंदर भीतर में छुपी हुई क्षमताओं को बाहर अगोचर कर देता है, बढ़ा देता है, जो प्रकट करने में आपकी मदद करता है। कोई भी लंबी से लंबी जर्नी एक कदम से शुरू होती है। मनीषा जी बहुत बेहतर एक्सप्रेशन से अपनी बात को कह पा रही हैं कि फलाने ने मेरे अंदर ये बात डिस्कवर की और मैंने आगे बढ़ाया, और जैसा कि इनके भी एक्सप्रेशन में ये बात आ रही है। मैं आपसे विशेष जी ये बात जानना चाहता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से उन लोगों को नहीं ढूंढ पाते। मैं अदर वे राउंड चल रहा हूं। आमतौर पर शिष्य गुरु को ढूंढता है। मैं कहता हूं कि अगर शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता तो उसको अपने भीतर का स्वरूप जो है वो पता नहीं लगता। मैं एक रुबाई में कहा करता हूँ कि छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। अरे क्यों भटके हैं मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख। तो जो भीतर का फन है वो कई बार स्वयं देखने को नहीं नजर आता। उस फन को दिखाने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष, उसको हम गुरु का नाम दे दें, उसको हम जो इन्होंने नाम दिए हैं वो नाम दे दें, या हम ये बता दें कि उस व्यक्ति ने मेरे अंदर पहली बार ये एहसास जगाया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ऐसे एहसास जगाने वाले लोगों का कितनी बड़ी अहमियत होती है, और कब क्या संभव होगा इसको करने का? कुछ हमारा भी इसमें योगदान हो सकता है, या सिर्फ प्रभु कृपा है कि जब वो हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो? देखिए, बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है और प्रश्न में ही उत्तर भी है जी। ऐसा कुछ नहीं है जो कहने को इसके बाद बचता हो। हाँ। होता क्या है, 100 में से 90 लोग बहुत सामान्य होते हैं। यस। उनके जीवन में सब कुछ बड़ा स्मूथ चलता है और बड़ा सरल चलता है। हाँ। मैं विशेष जी आपको टोक रहा हूँ बीच में।
जिन 90% को हम सामान्य समझते हैं, मैं ये कहता हूं वो सब अपने आप में बहुत ही यूनिक लोग होते हैं, लेकिन ना तो वो स्वयं को पहचान पाते हैं, ना कोई उनको उनकी पहचान कराने वाला कोई मिलता है। मेरे को फिर वो यूनान की कहावत याद आती है, जहां पर कहा जाता है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो परमात्मा हर बच्चे के कान में ये कहता है कि जैसा तुझे बनाकर भेज रहा हूं, तेरे से पहले और तेरे बाद ऐसा दूसरा कोई बच्चा नहीं बनाऊंगा। लेकिन 90%, आपकी बात पे आ रहा हूं, 90% बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। मैं समझता हूं मनीषा और आप जैसे लोग ऐसे हैं जिनको याद है ये यूनिक पैदा हुआ। जी कंटिन्यू। तो मैं यही कह रहा था कि 90% जो लोग हैं वे अपने जीवन को बहुत सामान्य तरीके से जीते हैं और उन्हें अपने जीवन में ना कुछ बहुत ज्यादा अलग करने की कोई चाह होती है। वे सामान्यतः एक रुपया, पैसा, जीवन में कंफर्ट्स, उनकी बात सोचते हैं। 10% में वे लोग रह जाते हैं जिन लोगों के लिए वो कंफर्ट्स कोई खास मायने नहीं रखते जी। वे स्वप्न दृष्टा होते हैं, उन्हें ख्वाब आते हैं, उन्हें ये लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें भीड़ से अलग करे। और मैं मनीषा के केस में यही देखता हूँ, जितनी बात मैंने सुनी, कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन पेंटिंग का उनकी लाइफ में नहीं। लेकिन और भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, ऐसे लोग और बहुत सारी कलाओं से जुड़े होते हैं। वक्त वक्त पे उन्हें खोजने की जरूरत है। जैसे पेंटिंग, एक बार इनको लगा कि इन्हें किसी को गिफ्ट करना है, और तब इन्होंने ये कोशिश की, और जाहिर है उस समय कोई ओरिजिनलिटी नहीं रही होगी, उस समय कोई एक फिगर सामने होगा कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर लूं। आमतौर पे हम स्टेप इसी तरह से बढ़ाते हैं। हम कविता लिखते हैं तब भी हम सोचते हैं, आप किसी की शायरी से थोड़े से होते हैं और आपको लगता है हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो एक पहचान बनने लगती है। धीरे धीरे आपको लगता है ये तो हमने रिप्लिका बनाया। लोग हुसैन की रिप्लिका बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के रिप्लिकास बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आती है बात कि रिप्लिका बनाने से काम नहीं चलेगा। या उनका मन कहता है कि उसने घोड़े की टांगे अगर दौड़ते हुए दिखाई तो क्या हवा में घोड़े की टांगे हमेशा ऐसी दौड़ते हुए दिखेंगी? कभी जब वो बिल्कुल हवा में होगा तो टांगे पीछे भी तो होंगी ना। तो ये एक सोचने का नजरिया है। तो मनीषा के मामले में मुझे यही लगता है कि बार बार वो एक्सपेरिमेंट्स करके, मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी हैं, उसमें साधु हैं, उनमें साध्वियां हैं, तो कुछ ऐसा मन में था, ये लगा कि आर्ट में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इनके बीच में गैप्स हैं, उन गैप्स में हम अपनी जगह बना सकते हैं। साध्वियां नहीं बनाई जाती हैं। अब केदारनाथ टेम्पल जब बनाया जाएगा तो उसके सामने उस तरह के बहुत सारे साधु बनाए जाएंगे जो भभूत है, जिन्होंने सिंदूर लगा रखा है, जिनकी दाढ़ी है, और जिस तरह के का मीडियम चारकोल आप इस्तेमाल करती रही हैं। चारकोल, मैं अपनी बात कहूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक यूनिकनेस छोड़ता है, और लगता है शायद ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स में जो खूबसूरती होती थी वैसी खूबसूरती कलर में नहीं होती। लेकिन पेंटर के पास एक बड़ा और तरीका होता है, वो पूरा चारकोल से प्रिंट बना के उसके बाद वो तिलक लगा देता है कलर में, और वो अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है मनीषा की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी मोमेंट पे, वो मोमेंट कब आया होगा, वो मोमेंट तब आया होगा जब इन्हें लगा होगा कि जो पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं उनसे थोड़ी सी फ्रीडम है मेरे पास। जब तक उस चक्र में दौड़ती रही होगी, कोई समय नहीं था, उस समय आपने देखना शुरू किया, लोग उसी समय में पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं इस बात को ठीक पूरी तरह से नहीं स्वीकार करता कि कोई ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग हमेशा किसी क्लास में जाके किसी को गुरु बना के शुरू नहीं होती। ट्रेनिंग बार बार उस तरह की चीजों को देखने से होती है। आप कविता पढ़ते हैं, कविता लिखना सीख जाते हैं। आप पेंटिंग्स देखते हैं, बार बार आपको समझ में आने लगता है एक सामान्य आदमी के लिए पेंटिंग है। जब आप उस दृष्टि से देखेंगे, आप उसके स्ट्रोक्स को समझ में, इसको इच्छा होनी चाहिए। हाँ, नहीं आप बनते हुए देखते हैं किसी पेंटिंग को, ये लगा होगा, इसके बाद यहाँ से ब्रश आई होगी, यहाँ से ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो इस तरीके से आप चीजें देख लेते हैं, और वो एक सीखने का प्रोसेस है। उसके बाद तो फिर जब आप अच्छा काम करने लगते हैं, लोगों की नजर में आ जाते हैं, फिर तो हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, तब गुरु भी मिल जाते हैं जी। एकलव्य का उदाहरण जो है, एकलव्य को हर आदमी रिजेक्ट कर देता है, लेकिन एकलव्य अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बने बावजूद इसके कि गुरु ने मना कर दिया।
तो ऐसा हम सब के साथ होता है। हम सब लोग, सीखने की कहीं कोई सीमा नहीं है, हम सीख सकते हैं। और मनीषा को मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि इतनी सारी जिम्मेवारियों के बीच उसने पेंटिंग पर कंसंट्रेट किया। इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग पेंट कर रहे हैं, जाहिर रूप से उन्होंने उन सारी पेंटिंग्स को बड़े गौर से देखा होगा, और यही सीखना है। ठीक। निशा जी, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी पेंटिंग्स के बारे में शीर्ष साहब ने बहुत कुछ कहा है, हमने भी अभी ऑफिस में बैठ के उनको देखा है, तो कृपया आप जरा उन पेंटिंग्स की झलक हमारे श्रोताओं को भी दिखाएं, ताकि उनको ये बात समझ आए कि जिन पेंटिंग्स की हम बात कर रहे हैं वो कितनी बेहतरीन ढंग से बनी हुई है। आप मोबाइल पे खोल लीजिए, थोड़ा सा दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि जब तक हम वहां से जूम नहीं करेंगे तो बड़ा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी चलिए आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे जाएगा। इसे आप उधर घुमा दीजिए, और भी एक आध पेंटिंग और तो मनीषा जी, ये आपके जीवन का एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमने आपसे बात की। अक्सर व्हाट्सएप पे मुझसे बात करते हुए आपने शायरी का भी जिक्र किया है, और आप लिखती भी हैं, और मैं अच्छी खासी उनमें राइम भी देखता हूँ। तो क्या आप थोड़ा बहुत अपनी शायरी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किस तरह की आप शायरी करती हैं? या यहाँ से शुरू करिए, आपने कब लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया, वहाँ से आगे क्या था? चलिए। ये मेरे पापा को बहुत शौक है, तो उनकी लाइब्रेरी है जिसमें गालिब, जफर, इस तरह से बहुत सारी, गोपाल दास, नीरज, उनकी बुक्स रहती हैं। आप यू हेल फ्रॉम देहरादून? जी जी। तो बस वो पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते वो रुझान हुआ, बहुत अच्छा लगता था देख के, वो राइमिंग्स, वो खूबसूरत शब्द, वो उर्दू के इतने प्यारे प्यारे शब्द, हिंदी के इतने प्यारे, वो बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो बस तभी कुछ क्रिएट करती थी, वो रहा दिल में। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि कैसे क्रिएट करते हैं, जब कभी ऐसा लगता है बहुत सारे अंदर से इमोशंस, भावनाएं आ रही हैं, बट कोई आसपास है नहीं एक्सप्रेस करने को, और कभी रात पे रात अचानक से वो क्रिएटिविटी जाग पड़ती है, तो मैं अपना फोन लेती हूँ और उसमें टाइप कर लेती हूँ, आई फील वेरी गुड अबाउट इट। ओके, तो कुछ एक उदाहरण आप प्रस्तुत करना मुझे याद नहीं है, बट मैं पढ़ के जरूर बता सकती हूँ। जब मोबाइल फोन है तो फिर याद रखने की जरूरत है। एक जमाने में हमें बहुत सारे नंबर याद होते थे, तो नंबर भी याद नहीं रहते जी। एक तो ये मैं खुद से बहुत अपने आप को बार बार याद कराती हूँ। कुछ मेरे सपने होंगे, कुछ तेरी रहमत होगी। क्या बात है, ऊपर वाला। कुछ मेरे सपने होंगे, कुछ तेरी रहमत होगी, यूं बुनेंगे तकदीर के धागे, यूं बुनेंगे तकदीर के धागे कि कायनात भी सहमत होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर एक बार कुछ ऐसा ऐसे ही हम लोग बैठे थे, मैं, मेरी सहेलियां सब, तो सब अपनी अपनी तकलीफें, होता है ना कभी कभी बैठे होते हैं और दिल बड़े अच्छे लेवल पे कनेक्टेड होता है, तो सब अपनी अपनी परेशानियां बयान कर रहे होते हैं। तो जब उन सब की बातें मैं सुन रही थी तो मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है। The things that I have gone through, जो मैंने क्रॉस किया है, और बहुत इजीली क्रॉस कर दिया, शायद मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि ये इतना टफ था, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो तब मैंने ये लिखा था, तुम्हारी मसलाहत से तो हमारा जुनून बेहतर। मसलाहत मतलब ये जो तुम्हारी बेचैनी है, कुछ करने की खुरुक है, उससे, तो तुम्हारी मसलाहत से तो हमारा जुनून बेहतर, बड़ी शिद्दत से डूबते और उभरते हैं। तुम्हारी मसलाहत से तो हमारा जुनून बेहतर, बड़ी शिद्दत से डूबते और उभरते हैं। तुम एक खरोच को सहलाए बैठे हो, तुम एक खरोच को सहलाए बैठे हैं, हम तो हर रोज कांटों पर गिरते और संभलते हैं। बहुत अच्छा, आइडिया इज रियली वेरी ग्रेट एंड गुड। देखिए श्री साहब, मेरे को याद आता है कि मेरी एक बार ट्रांसफर चंडीगढ़ हेड ऑफिस हो गई, तो
बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि फील्ड में आपको पता है कि भाई यू आर ए किंग ऑफ योर एरिया। तो जब वहां गए और लोगों की तकलीफ को सुना, तो अनायास मेरे मुंह से ये बात निकली कि हम तो इस बात को लेके रोते हुए आए थे कि हमारे पाँव में जूते नहीं हैं, यहाँ आके देखा कि लोगों के तो पाँव ही नहीं है। तो शायरी का अंदाज और उसका एक फायदा ये भी है कि आप अपने बहुत से भावों को यूनिवर्सल टच देते हुए अपनी बात भी कह लेते हैं और अपने भाव भी व्यक्त कर लेते हैं। जी। फिर एक और वो भी एक वाक्य था, कुछ यही आर्ट फील्ड से रिलेटेड था। तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, कभी ये कभी वो, बट वही है ना कि नेवर गिव अप। आप कोशिश करते रहो, कहीं तो किसी मुकाम तो पहुंचोगे। तो उसके बाद जब वो कुछ अचीव किया था तो बहुत खुश थी, तब लिखा था जी। क्या सोचा था कि जर्रा है, जरा सी ठेस से बिखर जाएंगे। क्या सोचा था कि जर्रा है, जरा सी ठेस पर बिखर जाएंगे। अरे हम तो हीरा है जनाब, हट चोट पर निखर कर आएंगे। वक्ती बादलों का न खौफ न आंधियों का डर हमें, वक्ती बादलों का न खौफ न आंधियों का डर हमें, कल फिर चमकेंगे और जश्न सहर कर जाएंगे। बहुत खूब, वेरी इंस्पायरिंग पोइट्री। तो आप मनीषा जी लिख भी रही हैं और हम ये कामना करते हैं कि आप और भी इसको निखारें और भी लिखें, जहां आपकी पेंटिंग्स में निखार आ रहा है और एग्जीबिशन तक में वो जगह पाती हैं। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आपकी ये रुबाइयाँ और या आपकी ये जो पोइट्री है, ये भी वर्थ एप्रिशिएटिंग है। आप इसको और निखार लाइए और माशाअल्लाह आने वाले समय में बहुत कुछ सुंदर जो है वो सामने आएगा और हमें आपके मुख से सुनने का मौका मिलेगा। मनीषा जी, जब मैं और विशिष्ट साहब बैठे हुए थे तो आपने बात करते हुए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात की जो आम तौर पर साधारण लोगों में वो एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता, या अगर है भी तो उनको पता नहीं होता। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के हित को ध्यान में रखते हुए आप अपनी उस बात को साझा करें, ताकि हमारे बहुत से श्रोता आपके इस उदाहरण से उस बात में से बहुत कुछ सीख पाए। अगोराफोबिया, प्लीज बताइए व्हाट इज दैट, और आपको कब रिकॉग्निशन हुई इसकी और इससे छुटकारा आपने कैसे पाया? जिस तरह से अलग अलग फोबियाज, ये भी एक फोबिया है, अगोराफोबिया। ये तो हम सबको जानकारी है कि फोबिया से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरा फोबिया तो बहुत ही विचित्र था। तो ये फोबिया कुछ इस तरह का है जिसमें आपको अनजाने चेहरों से और अनजानी जगह से बहुत डर लगता है। और वो खौफ केवल इतना नहीं होता है कि बस मुझे डर लगा तो थोड़ी पैल्पिटेशन हुई। वो खौफ उस लिमिट तक जाता है कि आपकी जिंदगी ठहर जाती है। बहुत सारे काम है जो आप नहीं कर सकते। बहुत बंदिशें लग जाती हैं, जो कि आई वुड से सेल्फ इम्पोज्ड बंदिशें होती हैं। कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन आप खुद भी नहीं कर सकते। तो ये एहसास मुझे हमेशा से था। लेकिन ये हर्ट मुझे तब करने लगा जब मुझे महसूस हुआ कि मैं तो अपनी कोई जिंदगी में पहचान बना ही नहीं पा रही। मुझे कुछ भी करने के लिए बैसाखी की जरूरत होती है। क्योंकि मुझे अनजानी जगह और अनजाने चेहरों से इतना डर लगता है कि कहीं जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझको इतना बड़ा मौका मिला था कि आई शुड बी रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री इंडिया एज एन आर्टिस्ट, ओनली वुमन आर्टिस्ट टू बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। एंड मैं हाँ बोलती रही और जिस दिन मुझे जाना था उस दिन सुबह आई चिकन आउट। मैंने कहा, मैं नर्वस हो गई। मैंने कहा palpitations, BP low. I said I cannot go, and I started making excuses.
So that's when this lady called up and she said, I know what's going on. आपको आना है, ये इतना बड़ा आपको मौका मिला है, मैं किसी भी तरह इस मौके को आपके हाथ से जाने नहीं दूंगी. मैं घर आ गई, मैं आपको लेके जाऊंगी. और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी. तुम अपनी पेंटिंग, मुझको लाइव पेंटिंग करनी थी, लाइव इन फ्रंट ऑफ मिनिमम 2000 पीपल. नाउ इमेजिन कि आप अनजाने चेहरे से, अनजानी जगह से डरते हो, और ये अनजानी जगह, इतने सारे लोग आसपास, ये डर इतना ज्यादा डार्क काइंड ऑफ पेन है कि आपको ऐसा लगता है ये सब आपको मारने आ रहे हैं, ये सब पीटेंगे, या कुछ राइट क्रिएट हो जाएगा, यू नो, स्टैम्पीड हो जाएगा, कुछ इस तरह का दिमाग खेलता है आपके साथ. बट शी मेड मी वेयर हेडफोन्स. शी सेड कि तू पेंट कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ. And then I painted. I felt very good. But that night when I came back home, it's like almost 6 years now. Okay. तो तब मैंने सोचा कि हो गया, आज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे हाथ से छूट जाती. वो तो ये मेरी फ्रेंड थी जिसने मेरा इतना साथ दिया, जो कि मेरी लाइफ में she turned up as an angel. Otherwise क्या होता? तो that night I didn't sleep. I just kept on telling myself कि ये मेरा दिल है, ये मेरा दिमाग है. And I am the ruler of this brain and heart. Yes. They are not supposed to rule me. I am supposed to rule them. Yes. And that's how I started working on it. कि ये मेरी ही शख्सियत है, ये मेरे ही विचार हैं, और इसको काबू में भी मैं ही कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता. तो I have to take the action for it. Yes. और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं इसके ऊपर काम करती गई. मैंने अपने आप को ही चैलेंजेस दिए. ऐसे चैलेंज तो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के लिए बहुत आसान है, सब करते हैं. बट मेरे लिए चैलेंज था कि आप किसी बहुत बड़े मॉल में अकेले जाएं, कुछ ट्रांजैक्शन करें और वापस लौट के आएं. ये चैलेंज था. तो आई डिड दैट धीरे. देन आई गिव माय सेल्फ टू चैलेंज टू ट्रैवल सोलो. डर लगा, बट आई डिड इट. 1 बार, 2 बार, 3 बार. उसके बाद धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेल्फ. देन आई क्रिएटेड सम टेक्निक्स, सेल्फ टॉक्स एंड दिस एंड दैट. नाउ हैप्पीली इट्स बीन ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 years. अभी भी कभी थोड़ा होता है, बट नाउ फ्री ऑफ दैट. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद माय ऑडियंस. इफ एट ऑल you have any problem, acceptance is the first step. Acknowledge and accept. ये चल रहा है. Then just buck up, level up. और उसके बाद सब आप ही के हाथ में, आप कवर कर सकते हो. जिंदगी जियो, खुल के जियो, एक जिंदगी मिलती है. Yes, that's right. तो विशेष साहब, आप इन बात को सुन के कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के फोबियाज बेसिकली मनीषा ने आइडेंटिफाई कर दिए. ऐसे बहुत सारे फोबियाज हम सब में होते हैं. और होता ये है कि लेवल जब तक एक्यूट ना हो, तब तक आप उन्हें रियलाइज नहीं कर पाते. लेकिन एक बेस्ट तरीका है, जब कभी आपको ऐसा लगे, किसी को भी लगे, किसी भी बात से, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आके स्टूडियो में, उसे इस माइक्रोफोन से डर लग सकता है, इस एनवायरमेंट से डर लग सकता है. तो बेस्ट तरीका यही है, वो ये है कि आप अपने आप को एसेस करें, और बेस्ट रेमेडी सेल्फ सजेशन. अपने आप को ये बताएं कि डरने की चीज नहीं है. हम इसकी रियलिटी जानते हैं, और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं. तो अगर आप अपने आप को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे, तो आप किसी भी फोबिया से निकल जाएंगे. और मनीषा ने बड़े ब्रेवली यही किया है, और वो इससे निकल के बाहर आ गई है. तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लोगों के सामने हो सकता है. विशेष जी, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से मनीषा जी की बात को इलस्ट्रेट किया है. मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है. कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है. रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता. तलाशता फिरता हूँ खुद को खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता. नाउ इन 4 पंक्तियों में एक यात्रा है जो हर शख्स, हर इंसान करता है. पहली यात्रा का पड़ाव है कि हम आईने में सिर्फ अपनी बाहरी सूरत देखते हैं. जो हमारे भीतर चल रहा होता है वो आईने में रिफ्लेक्ट नहीं होता. वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? वो सिर्फ हमारे अपने अंदर
रिफ्लेक्ट होता है कि मेरे अंदर कौन कौन से फियर्स काम कर रहे हैं एंड हाउ आई हैव टू फाइट आउट विद दोज फियर्स। अब फियर्स कई तरह के हैं, कई तरह के हो सकते हैं। ऐसे ऐसे भी फियर हैं, चलिए मनीषा जी ने हिम्मत करके उसका जिक्र कर लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे फियर्स से भी सफर करते हैं जिसको वो बताने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उनको लगता है कि भाई इसको बताने से हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ही लोअर एस्पेक्ट में देखा जाएगा, जबकि वो शेयर कर लेते हैं तो उनको लगता है अरे जिस बात से मैं डर रहा था ये वाली बात तो मेरे सुनने वाले में भी रही है, फर्क ये है मैं डर रहा था, इसने बिना डरे मुझसे कह दिया। और शिव जी आप जानते हैं कि अक्सर बचपन में हमारे दोस्तों के बीच में बैठ के हम लोग ऐसी बातें करा करते हैं जो कि हमारे सिर्फ भीतरी स्वरूप को पता होता है, और जिंदगी गुजर जाती है तब कहीं जाकर हमें समझ में आती है कि भाई ये हमारे फियर्स थे, इनसे भाग के हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, बल्कि इनको फेस करके, जैसे मनीषा जी ने कहा, जब तक आप उनको फेस नहीं करते तब तक आपके वो फोबियाज आपको मुक्ति नहीं देते। तो इनकी इस बात से एक सीरियस नोट लेते हुए मैं इस बात के नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारे श्रोताओं में विशेष तौर पर स्त्री वर्ग में इस तरह के कई फोबियाज रहते हैं। और सच बात है, जब ये बोल रही थी तो मुझे मेरे सामने उन कई लोगों के पिक्चर्स घूम रहे थे जो इस तरह के फोबिया से ग्रसित हैं। मेरे अपने रिलेशन में एक लेडी हैं, उनके लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली डिप्टी कमिश्नर से। उनके क्लर्क ने मुझसे कहा कि आप उनको भेज दीजिए, हम उनका वोटर आईडी कार्ड जो है वो बना देंगे। मैंने उनको भेजा। जब वो डीसी ऑफिस की सीढ़ियों में चढ़ने लगी, पता नहीं किस डर से डर गई, वापस आ गई। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ आपको, तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे लगा कि वो मेरे को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप मेरे साथ चलिए तब करेंगे। अब कहने का भाव ये है कि ये इस तरह की छोटी छोटी कदम कदम पर इस तरह की दिक्कतें, इस तरह के डर लोगों में विचलित कर देते हैं, और जब तक वो इसमें से स्वयं बाहर नहीं निकलेंगे। मनीषा जी ने उदाहरण दिया कि किस तरह से एक बड़े मॉल में गई, किस तरह से एक रास्ता खुद तय किया, तो ये तो खुद को तैरना पड़ता है, तभी आप उभरते हैं और तभी आपको समझ आता है। तो मनीषा जी, इसके अलावा और कोई संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें तो कृपया बताइए। बिल्कुल, जो आपने कहा था वही रिपीट करना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात कही थी आपने जी, कि जब ऊपर से हम आते हैं ना, तो हर बच्चे को भगवान बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारे गिफ्ट देके भेजता है, और हर बच्चे को यूनिक ही बना के भेजता है। जी, सबके पास टैलेंट होता है। यस। खाली हमको ये करना है कि हमको पंख फैला के परवाज भरनी है। यस। यदि आप पंख फैलाओगे ही नहीं, परवाज भरोगे ही नहीं, तो जो गिफ्ट आपको ऊपर कायनात से मिला है वो कैसे अचीव करोगे? जी। तो प्लीज कोशिश करो। हम सब के अंदर कोई ना कोई खासियत है, पंख फैलाओ, परवाज भरो। जैसे कि मैंने बोला था, एक ही जिंदगी है जी, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से जियो, अपनी पहचान बनाओ जी, और इस तरह की पहचान बनाओ कि आपको देख के और लोगों के अंदर भी उम्मीद जागे कि हाँ वो भी कुछ कर सकते हैं जी। बस मनीषा जी, आपने जो कुछ कहा है इसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मान के अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो प्रवास है उसके लिए सिर्फ परों की जरूरत नहीं होती, उसके लिए हौसलों की भी जरूरत होती है। तो हम इस डिक्टम को थोड़ा सा इतना ही चेंज करते हैं कि प्रवास के लिए पर तो फैलाओ
परों से उड़ो लेकिन हौसले भी कायम रखो, क्योंकि बिना हौसलों के सिर्फ परों से बात नहीं बनती। आप आगे बढ़ते रहिए और हमारे जैसे लोगों की आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और इस तरह से आप अपने लिए भी और आम जनता के लिए भी उदाहरण के स्वरूप आप बन सकते हैं। इन शब्दों के साथ ऋषित साहब मेरे ख्याल मनीषा जी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपनी बहुत सी बातें साझा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।